दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 PSLV C53 पर 2 दिसंबर 2023 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से रवाना हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मिशन चंद्रयान के सफल लैंडिंग के कुछ दिन ही गुजरे नहीं कि इतिहास के पन्नों पर एक बार फिर इसरो ने अपना नाम दर्ज कराने को बेताब है। दरअसल इसरो ने 2 दिसंबर को देश का पहला महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। जैसे ही लॉन्चिंग की उल्टी नीति समाप्त हुई, 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो कि PSLV से चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर पूर्वी तट पर स्थित इस अंतरिक्ष बंदरगाह से सुबह 11:50 पर पूर्व निर्धारित समय पर शानदार ढंग से मिशन को लॉन्च किया गया। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। यह अंतरिक्ष यान 125 दिनों में पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास तक एक हेलो कक्षा में स्थापित होने की उम्मीद है, जिसे सूर्य के सबसे करीब माना जाता है। अन्य बातों के अलावा बात करें, यह वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सूर्य की तस्वीरें भी भेजेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, यानी कि वह पार्किंग स्थान जहां पर कोई छोटी वस्तु रखने पर वहां रुक सकती है। सामान्य रूप से अगर समझे तो L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी दोनों खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में रहते हैं। यह वहां रखी वस्तु को दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। अंतरिक्ष में इस बिंदु का उपयोग अंतरिक्षयान द्वारा कम ईंधन खपत करने के साथ वहां रहने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इस PSLV C53 आदित्य L1 मिशन को इसरो के वर्खास लॉन्च वाहन से जुड़े सबसे लंबे मिशन में से एक के रूप में गिना जा सकता है। हालांकि PSLV मिशन में से सबसे लंबा अभी भी 2016 PSLV C35 मिशन है, जो उड़ान भरने के 2 घंटे 15 मिनट और 33 सेकंड के बाद पूरा हुआ था। आदित्य L1 लगभग 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षाओं में रहेगा और इस दौरान अपनी यात्रा के लिए आवश्यक वेग हासिल करने के लिए 5 प्रक्रियाओं से गुजरेगा। इसरो के पूर्व प्रमुख माधव नारायण ने कहा है कि आदित्य L1 मिशन भारत को जलवायु परिवर्तन लचीलापन योजना तैयार करने में मदद कर सकता है। शनिवार को यह कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल परीक्षण के साथ देश कुछ पूर्वानुमान मॉडल विकसित कर सकता है, जो वायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक लचीलापन योजना तैयार कर सकता है, जो कि भारत में मौसम विभाग के लिए काफी फायदेमंद होगा। श्रीहरिकोटा से आदित्य उपग्रह ले जाने वाले PSLV C57 के सफल उड़ान के तुरंत बाद अपना उत्साह साझा करते हुए नायर ने कहा कि विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सौर सतह का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी स्थानीय मौसम स्थितियों को तुरंत प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में सौर विकिरण की दीर्घकालीन परिवर्तनशीलता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए इस सभी क्षेत्रों में एक अनूठे मिशन के माध्यम से मौलिक ज्ञान प्राप्त की जाने की बहुत जरूरत है। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 मिशन आखिर क्या खोजेगा, क्यों इसको लॉन्च की गई है और क्या इसकी जरूरत है। तो चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो अंत में मिलेगी। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल प्रक्षेपण आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद जांच अपनी प्रबंधन प्रणाली को संलग्न करेगी। पृथ्वी सूर्य लैक्सिस पॉइंट 1 की ओर जाएगा, जो कि गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से लगभग 1 मिलियन मील यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर स्थित दूर है पृथ्वी से। और यही कारण है कि मिशन के नाम का L1 इसी पॉइंट को डिनोट करता है। और आदित्य, जो कि संस्कृत में आदित्य का मतलब होता है सूर्य, तो इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखने का यही कारण है। तो चलिए बात करते हैं आगे। वहां से आदित्य L1 ग्रहण या गुप्त घटनाओं के हस्तक्षेप के बिना सूर्य का अध्ययन करने में सक्षम होगा। मिशन के कई वैज्ञानिक उद्देश्य हैं। इसके 7 उपकरण सूर्य का वायुमंडल, उसकी सतह जिसे फोटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, और हमारे तारे के आसपास और घर के करीब चुंबकीय क्षेत्र और कणों का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तस्वीर में भारत के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य का अध्ययन करते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 सूर्य पर क्या क्या खोजेगा और क्या क्या रिसर्च करेगा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, आदित्य L1 के लिए अध्ययन के सबसे गहन क्षेत्रों में से एक सूर्य का ऊपरी वायुमंडल होगा, जो सौर विज्ञान में सबसे लंबे समय तक चलने वाले और परेशान करने वाले रहस्यों में से एक है, जो कि कोरोनल हीटिंग समस्या। नंबर 2, सूर्य के सबसे गर्म रहस्य की जांच। जी हाँ दोस्तों, पतले और धुंधले प्लाज्मा से बना कोरोना
सौर वैज्ञानिकों के लिए यह विशेष रुचि रखता है, क्योंकि यह कितना गर्म होता है यह कोई नहीं जानता। आखिरकार हम यह सूर्य के वातावरण की बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि कोरोना बहुत गर्म है। यह सौर सतह से भी अधिक गर्म है, बहुत अधिक गर्म। नासा के अनुसार कोरोना का तापमान यानी कि सूरज की ऊपरी सतह का भाग कहा जाता है, ना कि कोरोना वायरस। तो इसे कोरोना वायरस से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो क्या बात कर रहे हैं कि नासा के अनुसार कोरोना का तापमान 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि प्रकाश मंडल के 1.1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। प्रकाश मंडल इसके लगभग 1000 मील 1600 किलोमीटर के नीचे का तापमान औसतन तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 5,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य का बाहरी वातावरण इसकी सतह से लगभग 200 गुना अधिक गर्म होता है। यह देखने के लिए कि यह इतना पेचीदा क्यों है, आप एक उदाहरण की कल्पना करें। कैंपिंग ट्रिप के दौरान आप कैंप फायर जलाते हैं और जब मार्शमैलो को टोस्ट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप उन्हें आग से दूर रखते हैं तो वो तेजी से भूनते हैं। आप जांचें और वास्तव में पाएंगे कि कैंप फायर से दूर की हवा उसके करीब की हवा की तुलना में काफ़ी अधिक गर्म होता है। यह वैसा ही है जैसा कोरोना के साथ हो रहा है। सूर्य की अधिकांश गर्मी उसके मूल में यानी कि परमाणु संलयन से आती है। इसलिए हमारे तारे के हृदय की ओर हमें बढ़ने से तापमान बढ़ने चाहिए और सूर्य की परतें इस भविष्यवाणी के अनुरूप है कोरोना को छोड़कर। और वैज्ञानिक यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पृथ्वी पर कोरोना का अध्ययन करना कठिन है, क्योंकि सूर्य की सतह से फोटॉन प्रकाश के कण हावी हो जाते हैं और बाहरी वातावरण से उन्हें धो देते हैं। और पृथ्वी से कोरोना को देखने का सबसे अच्छा तरीका पूर्ण सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा करना है। जब चंद्रमा की डिस्क प्रकाश मंडल को अस्पष्ट कर देती है तो वृद्ध कोरोना अब प्रबल नहीं होता। वैकल्पिक रूप से सौर वैज्ञानिक कोरोनाग्राफ नामक एक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जो एक दूरबीन से जुड़ा है और इस प्रभाव को दोहराता है। आदित्य L1 अपने साथ ऐसा उपकरण ले जाएगा जिसे विजुअल एमिशन लाइट कोरोनाग्राफ यानी कि जिसे BELC कही जाती है। इसरो जांच अपने सौर पराबैंगनिक इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT यानी कि सूट का उपयोग करके कोरोना और फोटोस्फीयर की पराबैंगनिक छवियों को भी लेगा। आदित्य L1 कोरोनल हीटिंग राशि की जांच करने के अलावा भी और भी बहुत कुछ करेगा। जांच और ज्वालाओं और कोरोनल मास इलेक्शन यानी कि CME पर भी गौर करेगी, जो शक्तिशाली घटनाएं हैं जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर सकती है। CME सौर प्लाज्मा के विशाल बादल हैं जो अंतरिक्ष में विस्फोटित होते रहते हैं। जब सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुड़ जाती है और फिर वापस स्नैप करती हैं तो इस प्रक्रिया को चुंबकीय पुनः संयोजन कहा जाता है। यह आमतौर पर सूर्य के उन क्षेत्रों में होता है जो विशेष रूप से सक्रिय होते हैं, जिसका संकेत सन स्पॉट की उपस्थिति से किया जा सकता है। सन स्पॉट जिन्हें सक्रिय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो विद्युत सौर ज्वालाओं को भी जन्म दे सकते हैं, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के विस्फोटक हैं, जो अक्सर CME के साथ होते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से भी हो सकते हैं। चुंबकीय पुनर्योजन 7 मिलियन मील प्रति घंटे यानी कि 11 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौर प्लाज्मा को बाहर फेंकता है। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक जेट फाइटर की शीर्ष गति से लगभग 4500 गुना तेज होती है उसकी रफ्तार। आदित्य L1 उन तंत्रों की तलाश करेगा जो इन सौर घटनाओं को संचालित करते हैं। कोरोना और सूर्य की गहराई परतों में प्रक्रियाओं की तलाश करेगा। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष यान सूर्य से दूर जाने के बाद इन घटनाओं को देखेगा। पृथ्वी की ओर निर्देशित CME हमारे ग्रह तक कम से कम 15 से 18 घंटे में पहुंच सकते हैं, जबकि धीमे बादलों को हम तक पहुंचने में अक्सर कई दिन लग जाते हैं। आदित्य L1 यह अध्ययन करेगा कि सूर्य से पृथ्वी तक की यात्रा के दौरान यह प्लाज्मा कैसे बदलता है। यह अपने आदित्य सोल्डर विंग्स पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि SPEX और प्लाज्मा एनालाइजिंग पैकेट फॉर आदित्य यानी कि पापा का उपयोग करके हमारे ग्रह के करीब प्लाज्मा वातावरण का इन सीटू माप भी करेगा। आदित्य L1 के लिए सुलझाने वाली अन्य पहेलियां भी हैं, जैसे आदित्य L1 कोरोनल लूप्स भी जांच करेगा जो प्लाज्मा के विशाल घेरे होते हैं, जो तब होते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र का घुमावदार चाप प्रकाश मंडल से बाहर पहुंचता है और प्लाज्मा को इसके माध्यम से प्रवाहित करता है। ये लूप हजारों मीलों तक फैले हुए हैं, जिससे सूर्य प्लाज्मा यानी कि एक विशाल गंदी गेंद की तरह दिखाई देता है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोनल लूप सन स्पॉट से जुड़े हुए हैं। लूप सूरज पर इन काले धब्बों में से एक से फैलते हैं और दूसरे पर समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि निश्चित नहीं है कि कोरोनल लूप्स की त्रिआयामी संरचना क्या है। हाल के कुछ संशोधनों से पता चला है कि वे हाई ऊंचाई पर उतने गुब्बारे नहीं उड़ाते
जितना उन्हें बाहर निकालना चाहिए। यह दर्शाता है कि कुछ कोरोनल लूप वास्तव में 2D भ्रम हो सकते हैं। आदित्य-L1 कोरोनल लूप्स और उसमें शामिल प्लाज्मा का निदान करेगा, उसके तापमान, वेग और घनत्व को भी मापेगा। अंतरिक्षयान सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की गतिशीलता भी जांच करेगा, जो कोरोनल लूप का मार्गदर्शन करता है। जांच का प्रक्षेपण भारत के चंद्रयान 3 मिशन के सफल टचडाउन के ठीक बाद हुआ है, जिसने पिछले सप्ताह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपनी पहली सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो दोस्तों, ये थी मिशन आदित्य-L1 की खास जानकारी, जिन्हें आपको जानने की खास जरूरत थी। यह आदित्य-L1 की एक शॉर्ट डीप एनालिसिस वीडियो थी। अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो समय समय पर आपको देते रहते हैं। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, नमस्ते, आदाब। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी मदद का एक जरिया बनता है। कैसे मिलती है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, नमस्ते, आदाब।